नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। यूपी में कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 10 मई तक सिर्फ जरूरी सेवा जारी रखी जाएगी। दरअसल यूपी में कोरोना कर्फ्यू के बाद कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, पॉजिटिविटी रेट में भारी कमी आई है। हालांकि इसमें कोविड प्रबंधन का भी अहम योगदान है। इस बीच कोविड कंट्रोल के लिए योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार से घर घर जांच अभियान शुरू किया गया है। अभियान 9 मई तक चलेगा। इस दौरान गांव के हर शख्स के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे या जो दूसरे प्रदेश से लौट कर आए हैं, उनकी कोरोना की जांच कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण के प्रसार और रोकथाम पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ बुधवार से एक नई मुहिम शुरू की। आज से हमारी टीमें गांव में घर घर जा रही हैं और वो घर घर जाकर के वहां पर लोगों का हालचाल पूछ रही हैं। जो लोग लक्षणात्मक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं और जिनके ज्यादा तीव्र लक्षण हैं उनके बिना टेस्टिंग की प्रतीक्षा किए हुए उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये गांव तक पहुंच गया। इसलिए यूपी सरकार ने अब गांवों में भी लोगों के रैंडम टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जा रही हैं और इस तरह से गांव में जिनको भी सिम्टम्स हैं, जिनको बुखार है, खांसी है या कोरोना का कोई भी दूसरा लक्षण है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त हम मोहनलालगंज इलाके में आए हुए हैं। ये मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम है जो मोहनलालगंज के अलग अलग गाँवों में जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब हर जिले में गांव-गांव जा रही है। जिनको कोरोना का कोई भी लक्षण है उनकी जांच की जा रही है। पॉजिटिव मरीजों को दवा किट दी जा रही है। दवा किट लेके चल रहे हैं आप लोग साथ में? हम लोग जैसे केस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। फिर भी हाँ, जैसे 20 केस हैं तो 25, मतलब ज़्यादा ही किट रखते हैं कि जिसको ज़रूरत है तो हर किसी को दवा मिले। होते ट्रेस करने होते हैं और एक केस के ऊपर 10 से लेकर 15 आदमी का टेस्ट करना होता है, जिसका ट्रेसिंग करना होता है। परिवार में अगर किसी को दिक्कत होती है, बुखार होता है, खांसी होता है, तो उसका जांच करते हैं, उसकी रिपोर्ट शासन को भेजते हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार से घर घर जांच अभियान शुरू किया गया। अभियान 9 मई तक चलेगा। इस दौरान गांव के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए या जो दूसरे प्रदेश से लौट कर आए हैं, उनकी कोरोना जाँच भी की जाएगी। अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कोरोना को मात देने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत आगरा के आसपास के गांव में भी विशेष ट्रेसिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां घरों में जाकर लक्षण वाले मरीजों की जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनीत दुबे। कोरोना को मात देने के लिए अब यूपी सरकार गांव-गांव दस्तक देगी। जी हां, गांव के हर घर में स्वास्थ्य कर्मी पहुंचेंगे, आशाएं पहुंचेंगी और बताएंगे कि कैसे आपको कोरोना से बचना है। साथ ही साथ गांव में हर घर की ट्रेसिंग की जाएगी। अगर किसी को लक्षण पाए जाते हैं तो उनको किट भी दी जाएगी और उनको बचाव के तरीके बताए जाएंगे। ये विशेष अभियान की शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश में आज से की गई है और तस्वीरें हम आपको आगरा की दिखाते हैं। आगरा के हम इस समय रुनकता गाँव में हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो आशा बहनें हैं वो इस समय घर घर जा रही हैं और यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके घर में किसी प्रकार से कोई मरीज तो नहीं है, कोई लक्षण तो नहीं है, और अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी एंट्री की जा रही है। साथ ही साथ उनको बताया जा रहा है कि कैसे इससे बचा जाए। आज से सभी जो राजस्व गांव हैं वहाँ पर 5 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 97,000 राजस्व गाँव की बात की जाए तो वहाँ पर निगरानी समितियाँ, साथ ही साथ रैपिड रिस्पॉन्स टीम वो लगातार काम करेंगी और यहाँ पर इन लोगों को बताएंगी, घरों घरों जाएंगी। और वो तस्वीरें हम आपको आगरा में भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ समझाने का काम किया जा रहा है। किट भी यहाँ पर है, उसके द्वारा माध्यम के द्वारा ये बताया भी जा रहा है कि कैसे यहाँ लोगों को बचना है। ये ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है। ये विशेष अभियान गांव के लिए चलाया गया है और आशा बहनें आप देख सकते हैं कि गलियों में घूम रही हैं और यहाँ लोगों को समझाने का काम कर रही हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेसिंग की जा रही है और जो आशा बहनें, हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, निगरानी समितियाँ हैं जो गाँव-गाँव की, वो अब गाँव-गाँव पहुँच रही हैं और एंट्री की जा रही है। अगर किसी के घर में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसकी बाकायदा एंट्री की
जाती है और एंट्री के बाद अगर कोई गंभीर होता है तो उसे अस्पताल का सुझाव भी दिया जाता है और सरकार को उसको बताया जाता है कि इनकी एंट्री हो चुकी है और इनके घर में इतने लोग पीड़ित हैं। अगर किसी को मामूली सिम्टम्स हैं तो उसको बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। तो ये एक विशेष अभियान सरकार ने शुरू किया है गांव-गांव में और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। 5 दिन तक ये अभियान चलेगा। एक अच्छी पहल है और सरकार की, और अब लोगों से भी अपील यही है, गाँव देहात में भी यही अपील है कि सरकार को सहयोग करिए। अगर आपके घर में जरा सा भी किसी को लक्षण है या कोई समस्या है तो आप अपनी एंट्री सरकारी स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर में कराइए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। कोरोना की दूसरी वेव से निपटना हिंदुस्तान के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और इसी दौरान ये आशंका भी है कि कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव भी आ सकती है। महाराष्ट्र में एक आकलन के मुताबिक कोरोना की तीसरी वेव में बच्चों में इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा। रोजाना 3 लाख से ज्यादा केस और कोरोना डेथ का आंकड़ा रोजाना हजारों पार जा रहा है और इसी बीच वायरस की एक और खतरनाक वार्निंग आ गई, कोरोना की तीसरी लहर। तिसरी वेव जी कदाचित एपिडेमियोलॉजिस्टच्या अनुषंगाने जुलै ऑगस्ट मध्ये अपेक्षित है। मेडिकल एक्सपर्ट पहले ही कह चुके थे कि मई का आखिरी हफ्ता आते आते भारत में कोरोना की सेकेंड वेव का कहर कम हो जाएगा और इसी आकलन से एक कदम आगे बढ़कर सामने आ गई थर्ड वेव की थ्योरी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहा कि हम लोग डिनाई करते रहे कि इसमें न्यू म्यूटेंट का कोई रोल है, बट ये न्यू म्यूटेंट जो B1617 जो है आपका, जो बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र से मिला, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कॉज है सेकेंड वेव का। तो सेकेंड वेव का जो सिलसिला है ये लगता है कि मिड ऑफ मई तक चलेगा। जहाँ तक थर्ड वेव की बात है वो आएगा, वो कितना होगा ये कहना मुश्किल है। साथ ही ये आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में 20 साल से कम उम्र के लोग आएंगे, यानी बच्चे और युवा। अगर इस आशंका को सच मान लिया जाए तो सीधा समझ आता है कि तीसरी लहर से निपटने का एक ही इलाज है, तेजी से वैक्सीनेशन। करीब सितंबर तक हमारे यहाँ जो एक पीक आई, उसके बाद से अप्रैल माह से फिर से हमने एक पीक देखी। यह ट्रेंड दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी सेकेंड वेव के रूप में पाया गया। यहाँ तक कि कुछ देशों में थर्ड वेव के रूप में भी इस टाइप की वेव्स आती रही हैं और इन सभी वेव्स को जब दूसरे देशों में भी इस टाइप का ट्रेंड नोट किया गया तब हमेशा फोकस रहा है कंटेनमेंट पर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर और साथ में एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर। अगर भारत अगले 2 से 3 महीनों के अंदर आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन देने में कामयाब हो जाता है तो कोरोना की चेन टूटेगी और शायद बच्चों और युवाओं तक कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप कम हो जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कोरोना के सेकंड वेव से ही देश लड़ रहा है, अब तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लोगों के सहयोग का असर भी दिख रहा है, आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब गांव में भी ट्रेसिंग शुरू हो गई है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ के पांडे सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशीष सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर PK अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और विनीत दुबे हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। पहला सवाल पांडे साहब, दूसरे लहर से हम निपट भी नहीं पाए हैं, अभी तो देश बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहा है, ऐसे में थर्ड वेव की भी बात हो रही है, तब हालात क्या होंगे? क्या एकमात्र जरिया यही है कि वैक्सीन उससे पहले लगवा लीजिए, ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग जाए तो शायद सुरक्षित बच जाए देश? बिल्कुल, वैक्सीनेशन जितने ज़्यादा लोगों को लग जाएगा, साथ में जो इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगाना ही बराबर समझिए। तो ये दोनों मिला के अगर 70% पॉपुलेशन हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी काम करती है फिर, ठीक है, और हर्ड इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारे लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन थर्ड वेव तो देखिए आएगी जरूर, कितनी सीरियस होगी कितनी नहीं होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन उसमें बच्चे जरूर इन्फेक्टेड होंगे। और बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, जो काफी खतरनाक होती है, ठीक है, और उसकी तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे इस बार हम ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं, बाद में तैयारी करिए, ऑक्सीजन की देखिए कितनी दिक्कत हो रही, तो वो तैयारी हमें अभी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे थर्ड वेव में ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे आप ये कह रहे हैं, और उसके लिए तैयारी पहले से सरकार को कर लेनी चाहिए। जी
ठीक है, तो बच्चों को भी सुरक्षित रखना होगा, लेकिन बच्चों के लिए एक अलग से अस्पताल और सुविधाओं की जरूरत होगी। उसके लिए भी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के सरकार नहीं कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि सेकेंड वेव में क्या होगा। ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वेंटिलेटर की जरूरत होगी और रेमडेसिविर की जरूरत होगी, इंजेक्शन की जरूरत होगी, तब जाकर के सरकार ना कहे, क्योंकि डॉक्टर अभी जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर आशीष, हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग अभियान की शुरुआत की गई है, ये पता लगाने के लिए कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण किस हद तक पहुंचा है, क्योंकि पंचायत चुनाव निपट चुका है और पंचायत चुनाव में आशंका ये व्यक्त की गई कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और उसी हिसाब से इन्फेक्शन भी बढ़ गया होगा। ग्रामीण इलाकों में पहचान करना बेहद ज़रूरी है और उसके बाद जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर अलग से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होगी सरकार को, या फिर ये जानना बेहद ज़रूरी है फिलहाल मौजूदा वक्त में कि इन्फेक्शन किस हिसाब से बढ़ा है? मुझे लगता है इस पे टीम को डिवाइडेडली काम करना चाहिए। एक टीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती चली जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने क्रिएट करा है हम उसको आगे उसको फॉलो अप करें और उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत है हमको। कहीं ना कहीं हमको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी, क्या होगा, वो गहरी बात है, लेकिन हम अपनी तैयारी कम नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, जो दूसरी टीम होनी चाहिए वो ट्रेसिंग भी करे, साथ ही साथ उन ट्रेसेस के साथ लोगों को एजुकेट करने का भी काम करना चाहिए। स्पेशली जो हमारा रूरल एरिया, जो गांव का इलाका है, वहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि ज्ञान का जो अभाव है वहाँ पर जो कम है थोड़ा, उन लोगों को किस तरह से मास्क यूज़ करना चाहिए, कैसे अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स में उन्हें कैसे रिपोर्ट करना चाहिए और किस तरह की उनको सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में एजुकेशन और ट्रेसिंग ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बार भी अगर हमारे गांव में या विलेजेस में ये चीज़ चली गई तो हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अनिल भी हमारे साथ जुड़े, अनिल से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले विनीत का हम रुख कर लेते हैं। विनीत, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई दर्शकों को, एक अच्छी चीज़ जो मुझे सबसे दिखाई दी उसमें यह कि जब आशा बहनें बात कर रही थी महिलाओं से दरवाज़ा खोल करके, तो प्रॉपर डिस्टेंस जो घर की महिलाएं तो उन्होंने बना रखा था और मास्क नहीं तो कम से कम कपड़े से पूरा मुंह ढक रखा था, ये सबसे अच्छी बात है। तो क्या लोगों को ये एहसास हो गया है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कम से कम मास्क है और मास्क को अपना लिया है लोगों ने, तो इससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है कुछ हद तक? बिल्कुल कुंदन, और जिस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई और गांव देहात में ये तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, लोग समझ चुके हैं कि कोरोना महामारी अब पूरी तरीके से फैल चुकी है। और जो तस्वीरें कुछ दिन पहले की थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, सड़कों पर जो अपने हैं वो मर रहे हैं, शमशान घाटों में लाशों की भीड़ लगी है, तो वो सब देखने के बाद अब लोग कहीं ना कहीं खौफ में हैं, थोड़े डरे हुए थे और अब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क पहनना शुरू किया और सरकार की जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना शुरू किया। आज हमने गाँव में आपको तस्वीर दिखाई कि जो विशेष अभियान सरकार ने चलाया है, एक जो कि ट्रेसिंग का अभियान है, जगह जगह जाकर, गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर उनसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं है, किसी प्रकार से कोई लक्षण तो नहीं है, उसकी एंट्री की जा रही है, उसको प्रॉपर किट भी दी जा रही है। साथ ही साथ अगर कोई गंभीर मरीज है और वो गाँव से नहीं बताना चाह रहे हैं तो उसकी एंट्री करके अस्पताल में उसकी एंट्री जो अधिकारी है उनको उन तक खबर पहुंचाई जाएगी कि ये गंभीर है तो उसको प्रॉपर इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरीके से मतगणना चुनाव जब मतगणना हुई थी तो वहां जो भीड़ देखने को मिली थी वो जो संख्या अब बढ़ेगी। तो जो गांव में आज शुरुआत हुई, जो 5 दिवसीय ये अभियान चलाया गया है, ये बाकी एक सफल प्रयास है और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है उससे भी आंकड़ों में जो कमी आई है वो भी एक सरकार का अच्छा प्रयास माना जाएगा, अच्छा, जिसका लोग स्वागत भी कर रहे हैं। तभी इन आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सकती है और तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अनिल हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, हमने उत्तर प्रदेश में 38,000 के आंकड़े को भी देखा है और अब 21,000 पर ये आंकड़ा पहुंचा है और रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 40,000 से ज़्यादा हो गई 24 घंटे में। ये जो आंकड़े हैं शायद सरकार को उत्साहित कर रहे हैं क्या? इसीलिए मंडे तक फिर से इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के नतीजे उत्तर प्रदेश में बेहतर दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े सरकार की प्लानिंग के हिसाब से आ रहे हैं और नए मामलों की संख्या धीरे घट रही है और जो रिकवर करने वाले लोगों की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव आया है क्या? देखिए, स्ट्रेटेजी एक ही है कि कोविड के अगेंस्ट दुनिया भर में एक ही सबसे बड़ा हथियार है, वो है लॉकडाउन। सारी दुनिया के कई देशों ने इसका पालन किया है और भारत ने भी
एकमात्र यही उपाय है, क्योंकि केसेस जिस तरह से बढ़े हैं, सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए और पैनिक फैलने लगा। उसके बाद लॉकडाउन लागू किया गया, कई शहरों में कई जगहों में कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद ही ये सिचुएशन तमाम कंट्रोल में आई है। क्योंकि सरकार एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान बढ़ाना तो चाहती है, लेकिन वैक्सीन की कैसे किल्लत पूरा देश झेल रहा है ये सबको पता है। वैक्सीन उतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है कि सबको वैक्सीनेट किया जा सके। हालांकि सरकार कह रही है आने वाले समय में वैक्सीन बढ़ाई जाएगी, उसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी यही एकमात्र उपाय है कि लॉकडाउन लगाया जाए, कर्फ्यू लगाया जाए और लोगों को हतोत्साहित किया जाए कि वो बाहर ना निकलें, बाज़ारों से दूर रहें। तो इसका असर भी दिख रहा है। आज हम काफ़ी दूर दराज के इलाकों में गए तो वहाँ पर सड़कें पूरे सन्नाटे में थी, लोग अपने गाँव में ही सिमटे हुए थे, गाँव से बाहर नहीं जा रहे थे और चहल पहल, भीड़ भाड़ और बाज़ार ये सब जो है वो बंद है। तो उसका असर हो रहा है कि केसेस घट रहे। लखनऊ में 7,000 केसेस पर डे होने लगे थे, लेकिन आज 3,000 के आसपास केस आए हैं। तो डेफिनेटली उसका असर पड़ा है और जब केस कम होंगे, लॉकडाउन लगा रहेगा तो सरकारों को तैयारी करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अचानक से हमने देखा था 15-20 दिन पहले लखनऊ में और दूसरे शहरों में क्या हालात हो गए थे कि सबके हाथ पांव फूल गए थे, सारे अधिकारियों के, कर्मचारियों के। सरकारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो निश्चित ही लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से सरकारों को समय मिल रहा है और इनसे केस भी घट रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पीके अग्रवाल भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए। सर, हमें बताइए कि जो स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है योगी सरकार की, वो ये दिखाई दे रही है, पहले वीकेंड कर्फ्यू संडे से शुरू हुआ, फिर सैटरडे उसमें जोड़ा गया, फिर मंडे जोड़ा गया, फिर इससे 2 दिन और बढ़ाया गया और अब तो करीब 11 दिन का, एक फ्राइडे से लेकर के ट्यूसडे सुबह तक अगर हम लॉकडाउन को देखें, जो अभी तक का फैसला है उसके हिसाब से 10 से 11 दिन का एक तरीके से लॉकडाउन हो गया, जिसे आंशिक कर्फ्यू सरकार कह रही है। क्या ये स्ट्रैटेजी बेहतर है और इसी का ये नतीजा है कि जो 38,000 तक मामले चले गए थे वो 21,000 के आसपास पहुंच गए हैं? ये नतीजा है, इसका रिजल्ट ये है? देखिए, कोरोना का अंतिम हथियार लॉकडाउन ही है और जब तक हम 14 दिन का लॉकडाउन नहीं करेंगे इस चेन को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए सरकार को पहले 14 दिन का लॉकडाउन करना चाहिए, जिससे कि जो केसेस हैं जो हैं वो अपने आप ही कम हो जाएं, वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। और जहाँ तक गाँव का सवाल है, आशा बहनों को बहुत ही तत्पर रहना चाहिए और वो खुद ही आधी डॉक्टर हैं। वो जाके देखें कि किसमें सिम्टम आ रहे हैं संक्रमण के, उनको होम आइसोलेशन करें। प्रधान मुफ्त में मास्क बंटवाएं, नए प्रधान हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मास्क बंटवाने में कोई साधनों की कमी है। तो प्रधान शायद अपनी विक्ट्री की खुशी में अगर फ्री मास्क बंटवा दें तो ये सबसे ज़्यादा कल्याण का काम होगा। और जो आप देख रहे हैं गाँव में ट्रेसिंग शुरू हुई है, जांच शुरू हुई है, उसमें बड़ा समय लगेगा। इसके पहले जो बहनें हमारी आशा बहनें हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बार संक्रमण आ गया तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शहरों में कंट्रोल आ गया है लेकिन ग्रामों में इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत फैला है। लेकिन हमारे ग्राम बहुत इम्यून है, उनमें बड़ी क्षमता है, तो आशा है कि नहीं फैलेगा। लेकिन सरकार को पूरा कदम उठाना चाहिए, 14 दिन का कम से कम लॉकडाउन करना चाहिए और ज़्यादा अगर आवश्यकता हो तो करना चाहिए। लॉकडाउन करने में श्रम नहीं करना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। इकोनॉमी अपने आप पिकअप करेगी, जब लोग जीवित रहेंगे लोगों में हौसला बढ़ेगा। मॉरल डाउन हो गया लोगों का अभी। और आपने देखे प्रदेश में जो अभी फिगर दिए जा रहे हैं, किंतु मैं तो देख रहा हूँ झांसी जैसे जिलों में केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सब जगह केसेस कम हो रहे हैं। जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट थे, लखनऊ कानपुर में केस कम हुए हैं शहरों में, लेकिन जो ग्रामीण जिले हैं उनमें भी केस बढ़ रहे हैं। तो उनको भी नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जो कंटेनमेंट जोन का पहले कंसेप्ट था, उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर था देश में एक कंटेन करने में, कंटेनमेंट जोन में। तो वो उत्तर प्रदेश को फिर से अपना पुराना स्वरूप जो पहले फेज में किया वो एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए और सबको इसमें तत्पर होना चाहिए, पुलिस से लेकर प्रशासन तक। अभी देख रहे हैं हम जहाँ भी बाजारों में चोरी छुपे लोग दुकान खोलते हैं तो पुलिस जा रही है। अभी कुछ दिन पहले पुलिस सक्रिय नहीं थी, तो पुलिस को इतनी सक्रिय होना चाहिए, अगर जो नहीं मानते उनको जेल में ही बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो पुलिस एक्टिव है, कंट्रोल हो गए। अभी पुलिस कम से कम एक्टिव है। जो वक्त मुकर्रर किया गया दुकानों को खोलने के लिए, उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है, डंडे फटकारती है और उसके बाद दुकानें बंद हो जाती है और फिर सन्नाटा पसर जाता है। डॉक्टर के पांडे, हमें समझाइए कि अब जो है ग्रामीण इलाकों में 10 लाख एंटीजन टेस्ट करने का जो लक्ष्य रखा गया है, कम से कम 10 लाख एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे, लोगों तक पहुंच रही हैं टीमें और पता लगाने की कोशिश कर रही है। किसी में अगर सिम्टम्स है तो जांच की जा रही है, एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं।
रियल फिगर जो है अगले 5 दिनों में सामने निकल कर के सामने आएगा। अभी तो हम 21,000 नए मामले और 40,000 ठीक होने वाले मामलों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रियल फिगर 9 तारीख के बाद सामने आ पाएगा क्या? देखिए, जो 21,000 अभी आप बता रहे हैं, मैं एज ए क्लिनिशियन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इतना जल्दी से आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। टेस्ट कुछ कम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट करवा नहीं पा रहे हैं, टेस्ट की रिपोर्ट 5-5 दिन में आती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं नहीं मानता कि अभी कोविड केसेस कम हो गए हैं। सावधानी हम सबको अभी उतनी रखनी चाहिए। मैं जनता को भी आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर आप में कोई सिम्टम है, कुछ भी सिम्टम है, तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें, ताकि आप अपने घर के बाकी लोगों को तो बचा सके ना, टेस्ट के चक्कर में न पड़े। अभी पॉजिटिविटी रेट सर इतनी ज्यादा है कि हर आदमी को जैसे ही कोई सिम्टम आता पहले ही दिन आइसोलेट होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस क्या कर रहा है, पूरे घर के लोग, मैं देख रहा हूं, पहले में ऐसा नहीं था। पहली वेव जब आई थी तो घर का घर इन्फेक्ट नहीं होता था, अभी तो पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आशीष बताइए कि क्या करना चाहिए? डॉक्टर पांडे तो कम से कम कह रहे हैं अगर जरा सा एक भी सिम्टम्स आपके अंदर आए। मैं अग्रवाल साहब से पूरा सहमत हूं। बिल्कुल कि जी अपनी बात कर लीजिए जल्दी से। बिल्कुल। मैं डॉक्टर के तो बिल्कुल जैसे ही सिम्टम आए आप तुरंत टेस्ट के चक्कर में न पड़े, आइसोलेट करें। आपकी रिपोर्ट क्या आती है भूल जाइए उसको। ठीक है डॉक्टर आशीष, कहिए कि कैसे मामलों को फैलने से रोका जाए। ग्रामीण इलाकों में अब टीम पहुंच रही है, वहां पर ट्रेस किया जा रहा है, मामले सामने आएंगे तो क्या इससे फैलाव को रोका जा सकेगा? देखिए, मैं वही समझा रहा हूँ कि आशा बहनें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्कता से और समझदारी से काम लेना होगा। जो ट्रेसिंग उनको करनी है उसके साथ लोगों को एजुकेट भी करना होगा। एजुकेट नहीं कर पाएंगे तो हम उनको इस केसेस को जो कोविड की चेनों से नहीं ब्रेक कर पाएंगे। ट्रेसिंग करना एक चीज़ है और एजुकेशन करना एक अलग चीज़ है। तो मेरे हिसाब से हमें दोनों तरफ से सोचना चाहिए और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेसिंग जरूरी है, लेकिन जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं गांव के लिए हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि जी हमें उसके लिए भी अलग से एक प्रोटोकॉल सेट करना चाहिए कि हम गांव तक आसानी से वैक्सीन पहुंचा सकें। बिल्कुल, तो ट्रेसिंग जरूरी है, लेकिन साथ में साथ लोगों को एजुकेट भी कीजिए कि किस तरीके से आप कोरोना से बच सकते हैं, न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे परिवार को इन्फेक्टेड होने से कैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल, जल्दी से बता दीजिए हमें कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार हमें दिखनी चाहिए तो वह नहीं दिख रही है, इसके और रफ्तार पकड़ने में और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जो वैक्सीनेशन में जो खामियां आई हैं, पहले तो इतना बड़ा देश है, अब 15 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है, तो 15 करोड़ लोगों को और वैक्सीनेशन करने में काफ़ी समय लगेगा, और फिर वैक्सीन की भी कमी आ गई है। ये तो अच्छा है सरकार ने रूस से और दूसरे देशों की वैक्सीन को अलाउ कर दिया है, जिससे कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो और दूसरी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है कि यहाँ पे 2 कंपनियां बायोटेक और वो कंपनियां पूरा नहीं प्रोडक्शन कर सकती हैं। आप तो जानते हैं पूनम वाला वो चले गए हैं टेंशन में आगे यूके, तो हमें उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और रशिया की जो वैक्सीन है बहुत अच्छी, स्पुतनिक, जो मार्केट से ले सकते हैं वो मार्केट में लें, उसका कंट्रोल करें और वैक्सीनेशन को हम और बड़े पैमाने पर अलाउ करें। मैं तो सोचता हूँ आशा बहनें भी वैक्सीनेशन कर सकती हैं, तो उनको सिखाएं। और जो डॉक्टरों को भी लाए हैं, MBBS डॉक्टरों को फाइनल ईयर में, उनको पहले सिखाएं फिर भेजें, जिससे वो भी वैक्सीनेशन करें। मतलब वैक्सीनेशन में बड़े पैमाने पर हमें लोगों को पहले रिसोर्सेज तैयार करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रेन किए हुए वैक्सीन लगाना भी डेंजरस है। इसलिए पहले वैक्सीन की आपूर्ति हो, उसको ठीक है, कुछ भी कीजिए, वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाइए, चाहे विदेशी वैक्सीन जो है उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें देश में लाने की इजाजत दीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और वो लगवाइए। कुछ भी कीजिए, लोगों को बचाइए, क्योंकि दूसरी वेव से हम लड़ रहे हैं, तीसरी वेव की आशंका है और उसके लिए तो आपको और भी तैयारी करने की जरूरत है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत और हमारे साथ अनिल जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप अपना और अपनी फैमिली का भरपूर ख्याल रखिए। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।